नमस्कार। महाराष्ट्र में अगले हफ्ते चुनाव होने वाले हैं। ये वही राज्य है जहां पिछले बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी को भारी झटका लगा था और कांग्रेस को बम्पर सफलता हाथ लगी थी। अब फिर से मैदान में दो टीमें हैं। एक तरफ बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, साथ में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार। ये 6 पार्टियां महायुति और महाविकास अघाड़ी नाम की 2 अलायंस को लेकर मुकाबले में है। इन सभी 6 पार्टीज की अपनी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं और इनका कंबाइंड परफॉर्मेंस तय करेगा कि इस बार महाराष्ट्र में ताज किसको मिलेगा। जानेंगे हर पार्टी की करंट स्थिति और वो मुद्दे जिन पर जनता अपना वोट तय करेगी आगे इस वीडियो में। सबसे पहले आते हैं बीजेपी पर। बीजेपी ने महाराष्ट्र में अच्छी ग्रोथ देखी है। 2019 से ही लगातार ये वहां की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते सीएम पद पर इसने अपना दावा ठोका और इसी कारणों से उद्धव ठाकरे से डिफरेंसेस हुए और वो दशकों पुराना अलायंस टूट गया और फिर बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद विपक्ष में बैठना पड़ा। बट बीजेपी बीइंग बीजेपी, उन्होंने शिवसेना और एनसीपी दोनों को ही अंदर से तोड़ दिया और वापस सत्ता में आ गए। किंतु ये सब करने के लिए कीमत चुकानी पड़ी और सीएम की कुर्सी एकनाथ शिंदे को देनी पड़ी। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अप्रत्याशित हार मिली। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, बट उस चुनावी हार से पार्टी ने सीख ली। ग्राउंड पे काम अधिक हुआ। आरएसएस और बीजेपी के बीच में गिले शिकवे दूर हुए। हरियाणा की अप्रत्याशित जीत ने कैडर्स का हौसला और बढ़ाया। अब अगले वर्ष 2025 में आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ है, तो बीजेपी और आरएसएस दोनों चाहेंगे कि नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है और आरएसएस का हेडक्वार्टर है, तो वहां पे उस स्टेट में सरकार बीजेपी की हो और हो सके तो सीएम भी अपना ही हो। सीट शेयरिंग के डिस्कशंस खत्म हो चुके हैं और बीजेपी को 148 सीट्स मिली हैं। देवेंद्र फडणवीस भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने एमपी इलेक्शंस की सबसे सुपरहिट स्कीम लाडली बहला योजना को रीब्रांड कर यहां लॉन्च किया है, लाडली बहन स्कीम के नाम से, जहां पे हर जरूरतमंद महिला के अकाउंट में 1500 रुपए महीना सरकार जमा कराएगी। साथ ही में साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा किया गया है। बिजली बिल माफ करने के भी वादे किए गए हैं। अगर ऑपोजिशन की सरकारें ऐसी स्कीम्स लाती है तो बीजेपी उसे रेवड़ी स्कीम्स कहती है, फ्री वीज कहती है। बट अभी वो फिलहाल महाराष्ट्र में जीत के लिए डेस्परेट है और वो भी यही करती नजर आ रही है। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि खटाखट पॉलिटिक्स जो कांग्रेस ने शुरू की थी, उसने अब जोर राजनीति में पकड़ लिया है। भले ही इससे स्टेट के फाइनेंसेस का कितना भी नुकसान हो जाए। महाराष्ट्र ऑलरेडी 7 लाख करोड़ के कर्जे में है और रेवेन्यू डिफिसिट भी 2 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है। वहां जहां एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहां फ्रीबीज को सारी ही पार्टियां प्रमोट कर रही हैं। कैंपेन में नेशनल स्टार लीडर्स भी आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के दिए गए बटेंगे तो कटेंगे बयान ने काफी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट की है। मोदी जी ने भी हिंदुओं को एक होने की अपील की है। इन सब से पार्टी और अलायंस में एक असहजता पैदा हुई है। महाराष्ट्र के लोकल कैडर लीडर्स कंफर्टेबल नहीं है इस ओपन रिलीजियस कार्ड को लेकर और एनसीपी के अजीत पवार भी, जो कि सेकुलर ब्रिगेड से आते हैं, वो भी कंफर्टेबल नहीं है ऐसी लाइन पर ये कॉन्ट्राडिक्शन तो अलायंस में विजिबल है। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि अब इतनी सीटों पे कंटेस्ट करने के बाद वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे और अगर नंबर सही रहे तो सीएम पद के लिए भी दावेदारी पेश करे। पर महाराष्ट्र का चुनाव इतना सिंपल नहीं है। ये एक बहुत हाइपर लोकल चुनाव है। महाराष्ट्र को कई रीजन्स में बांटा जा सकता है, जैसे कि कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ, वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो हर रीजन के मुद्दे अलग हैं, वहाँ परेशानियाँ अलग हैं, वहाँ कैंपेन के स्लोगन्स अलग हैं और हर रीजन में कुछ डोमिनेंट फैमिलीज या इंडिविजुअल लीडर्स हैं जो उस रीजन को डोमिनेट करते हैं। महाराष्ट्र जीतने के लिए इन सभी लोकल लीडर्स के ईगो को अलाइन करना पड़ता है ताकि वो सेम इंटरेस्ट के लिए काम करें। अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से भी काफी लोग दुखी होंगे। अब वो पार्टीज चेंज करेंगे टिकट के लिए या फिर इंडिपेंडेंट्स की तरह कंटेस्ट करेंगे। इंडिपेंडेंट्स कैसे पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है तो हरियाणा चुनाव में हमने देखा ही। तो नजर बनाए रखिएगा महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंट काउंट्स पर
क्योंकि क्या पता अंत में यही किंग मेकर साबित हो। अब आते हैं शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट पर। इन्होंने बीते 2.5 सालों में अपने काम और अपनी शैली से अपनी एक पहचान बनाई है, प्रो पुअर लीडर की तरह बनकर उभरे हैं। 2 साल पहले सवाल उठता था कि कौन है ये एकनाथ शिंदे जो अचानक से सीएम बन गया, पर अब वो वाली बात नहीं रही है। इनकी जो स्टोरी है और इनका जो जर्नी है, एक सिंपल थाने के ऑटो रिक्शा ड्राइवर से सीएम की कुर्सी तक का एक सफ़र जो है वो जनता को इंस्पायर करता है और ऑल्सो इनसे कनेक्ट करने में हेल्प करता है। बाला साहब ठाकरे की लेगेसी की लड़ाई जो 2 गुटों में चल रही है उसमें इन्होंने खुद को प्रूव किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी बढ़िया रहा, जितनी भी सीटें इन्हें लड़ने को मिली थी उनमें इन्होंने अच्छी खासी गुडविल बिल्ड कर ली है। मराठा रिजर्वेशन के लिए भी 10% का प्रस्ताव लाया है। और कौन है असली शिवसेना, इस डिबेट को वंस एंड फॉर ऑल इस चुनाव के बाद सेटल कर देना चाहेंगे अपनी जीत के द्वारा। वो सीटें इंटरेस्टिंग होगी जहां पे डायरेक्ट इनका मुकाबला उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट से है। मुंबई कोंकण रीजन्स में वहां मामला वाकई में इंटरेस्टिंग है। तीसरी पार्टी महायुति में अजीत पवार की एनसीपी है। ये पार्टी इस अलायंस की सबसे कमजोर कड़ी मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव में भी इनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा और ये अपने प्लेज्ड वोटर्स के भी वोट्स अलायंस को ट्रांसफर नहीं करवा पाए। इनकी पोजीशन भी अलायंस में अनसर्टेन है और अनक्लियर है। कैबिनेट बर्थ की मीटिंग्स में भी इनको कोई भी कैबिनेट मिनिस्ट्री सेंटर में नहीं दी गई, उससे भी ये नाखुश थे। तो ये अपने चाचा के पास भी वापस नहीं जा सकते और अगर उन्हें और स्टेटस और रिस्पेक्ट चाहिए अलायंस के अंदर तो उन्हें अपना परफॉर्मेंस सुधारना होगा उन 53 सीटों में जो उनको लड़ने को मिली है। तो अजीत पवार के लिए ये स्टेटस की लड़ाई है, ये उनके सर्वाइवल की लड़ाई है इस चुनाव में। महाविकास अघाड़ी में सबसे पहले बात करते हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की। जो भी उनको सिंपैथी वोट मिलना था वो पिछली बार चुनाव में मिल चुका। अब उनकी असली परीक्षा यहां से शुरू होती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि महाविकास अघाड़ी ने भी अपना सीएम कैंडिडेट अभी तक अनाउंस नहीं किया। मतलब कि जिस सीएम की कुर्सी के लिए उन्होंने बीजेपी से अपना दशकों पुराना अलायंस तोड़ा, कांग्रेस और एनसीपी जैसे अननेचुरल अलायंस में जाके चिपके, वहां भी अब जीतने के बाद भी वही सीएम बनेंगे, इस बात की कोई गारंटी अभी तो नहीं है। उनका जो कोर हिंदुत्ववादी वोटर है, उनके लिए शिवसेना जैसी आइडियोलॉजी की पार्टी द्वारा ये सेकुलर बातें जो सुनने को मिल रही है वो उनके लिए भी असहज है। बीजेपी भी उनकी मुश्किलें बढ़ाने में कोई कमी नहीं कर रही। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की सीट वर्ली में बीजेपी ने मिलिंद देवरा को टिकट देकर उनकी सीट को और मुश्किल बना दिया है। हिंदू एक हो और बटेंगे तो कटेंगे जैसे हिंदूवादी नारे भी उद्धव ठाकरे को बैकफुट पर ढकेल रहे हैं, क्योंकि वो खुल पर कर इन बातों का समर्थन भी नहीं कर सकते और विरोध भी नहीं। तो उद्धव ठाकरे के लिए भी एक इंपॉर्टेंट लड़ाई है, क्योंकि अगर इस चुनाव में भी वो अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाए तो उनकी पार्टी भी ढलान की ओर चली जाएगी। अगली पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस का महाराष्ट्र में शुरू से बहुत बड़ा आधार रहा है और इसने कई सीएम महाराष्ट्र को भी दिए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी, सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी और वहाँ के वर्कर्स में नया उत्साह आया था। पर अभी भी वो संविधान खतरे में है और कास्ट सेंसस जैसे मुद्दे पर ही गेम कांग्रेस खेल रही है। एमएसपी के भी कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, रूरल डिस्ट्रेस और फार्मर सुसाइड्स के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको भुनाने की कोशिश है। फार्मर सुसाइड्स महाराष्ट्र में हमेशा से एक बड़ी प्रॉब्लम रहे हैं। साल 2024 में भी अब तक वहाँ 2700 फार्मर सुसाइड्स हो चुके हैं। मराठा रिजर्वेशन के मुद्दे को भी कांग्रेस पार्टी हवा दे रही है। वो जानती है कि मराठा वोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है मराठवाड़ा रीजन में, और अगर मुस्लिम मराठा वोट्स का कंसोलिडेशन हुआ तो बीजेपी को वहाँ भारी डैमेज पहुँचा पाएगी। तो कास्ट और मराठा आइडेंटिटी को मिक्स कर कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक चाल यहाँ चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी। मगर परिस्थितियां तो कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में भी थी, किंतु वो ट्रांसलेट ज़मीन पर नहीं हो पाया। तो ऑर्गेनाइजेशनल एग्जीक्यूशन एबिलिटी कांग्रेस की हमेशा से कमज़ोर कड़ी रही है हर राज्य के चुनाव में। आखिरी पार्टी महाविकास अघाड़ी की शरद पवार की एनसीपी है। 84 की उम्र में भी इस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट को आप लाइटली नहीं ले सकते। शरद पवार बहुत फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, वो मीडिया में कोई भी लूज स्टेटमेंट नहीं दे रहे, पर वो बहुत सारे दौरे अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। उन्होंने सीट शेयर नेगोशिएशन में भी अपने लिए अच्छा खासा शेयर लिया है। उनका सारा ध्यान लोकल इश्यूज पर है और लोकल लीडर्स को मैनेज करने पर है।
और वो चाहते हैं कि लोकसभा में जिस तरह से उनका स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त रहा था, जितनी भी सीटें उन्हें मिली थी उन पर, उसी तरह उस परफॉर्मेंस को रिपीट करें और हाई स्ट्राइक रेट से ज़्यादा सीटें जीतें और अपना प्रभुत्व राज्य सरकार में कायम रखें। ये चुनावी रेस बहुत टाइट होने वाली है। हम सब जानते हैं कि दोनों पक्षों को लोकसभा चुनाव में 44% बराबर वोट शेयर मिला था। अब वोट शेयर बराबर होने पे सीट्स इधर उधर एक तरफ स्वे हो जाती है, मगर मामला तो कांटे का ही था। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रेस जो है वो एक रिले रेस होने वाली है, जहां दोनों तरफ तीन कैंडिडेट्स दौड़ेंगे। अब कोई स्लो रनर आपको ये रेस हरवा भी सकता है, मगर कोई एक्सट्रीमली फास्ट रनर डैमेज को रिकवर करके आपको ये रेस जितवा भी सकता है। जीत गए तो हर किसी की वाह हो गई, अगर हार गए तो एक दूसरों पर दोष बढ़ा जाएगा। हमने इस वीडियो में इन 6 पार्टियों की करंट स्थिति के माध्यम से महाराष्ट्र की सारी पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।